तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि 14 फरवरी का दिवस जो है लोग ज़्यादातर वैलेंटाइन डे के साथ मनाते हैं, पर जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जो यूपीएससी का एनुअल कैलेंडर आता है उस एनुअल कैलेंडर में यूपीएससी ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था कि किस तरह से जो आज का तारीख है उस दिन यूपीएससी अपनी नोटिफिकेशन बाहर निकालेगा, यूपीएससी नोटिफिकेशन आउट करेगा. सो द डे इज फाइनली हियर एंड यूपीएससी हैज गिवन आउट इट्स नोटिफिकेशन, पब्लिश इट्स नोटिफिकेशन दैट इज अवेलेबल ऑब्वियसली ऑन द यूपीएससी वेबसाइट. तो 14 फरवरी के आज के दिन पे यूपीएससी ने अपनी नोटिफिकेशन निकाल दी है. तो आइए समझते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है और क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए. क्योंकि देखिए होता क्या है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो नोटिफिकेशन बिना पढ़े उन्हीं पुराने पैरामीटर्स के ऊपर एग्जाम की जो डेट होती है वो फिल कर देते हैं या फिर अपना फॉर्म फिल कर देते हैं. कुछ चेंजेस यूपीएससी ने इस नोटिफिकेशन में करी हैं, तो नोटिफिकेशन को पढ़ना कई बार अच्छा रहता है. तो आज की इस वीडियो में हम इसी नोटिफिकेशन को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या यूपीएससी नोटिफिकेशन में लेके आया है. हमारा नाम है अनुज शर्मा, मेरा नाम है अनुज शर्मा, और आज की इस नोटिफिकेशन में, आज की इस वीडियो में हम नोटिफिकेशन के ऊपर चर्चा करेंगे. तो अगर हम बात करते हैं नोटिफिकेशन में, तो एक तो सबके सामने आपके पहली चीज जो आती है कि लास्ट डेट फॉर द रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस इज 5 मार्च. 5 मार्च जो है वो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फिल करने के लिए. आज 14 फरवरी है, आज से आप लगा लीजिए ऑलमोस्ट 20 दिन का समय यूपीएससी ने दिया है एप्लीकेशन फिल करने के लिए. अब अगर कोई सीरियस एस्पिरेंट है तो ऑब्वियस सी बात है वो वेट तो नहीं करेगा कि 5 मार्च आएगी और पूरे ही आखिरी समय के ऊपर हम अपनी फॉर्म को फिल करेंगे. अगर कोई सीरियस एस्पिरेंट है तो वो तो फॉर्म को आने वाले 2-3 दिन में फिल कर देगा. ठीक है, अगर किसी ने इंतजार करना है कि आखिरी समय तक करेगा तो फिर भगवान देख रहा है, सबको सजा जरूर मिलती है. ठीक है, तो अगर हम इस नोटिफिकेशन की बात करें तो इस नोटिफिकेशन में यूपीएससी ने सबसे पहले तो दिया हुआ है कैंडिडेट्स टू इंश्योर द एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन. तो एलिजिबिलिटी की बात की गई है कि कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है. ठीक है, कि their admission to all the stages of the examination will be purely provisional subject to satisfying the prescribed eligibility conditions. कह रहा है issuance of e-admit card of the candidates will not apply that his or her candidature has finally been cleared. तो यूपीएससी कुछ चीज़ों के ऊपर एलिजिबिलिटी चेक करता है जो आगे एलिजिबिलिटी नोटिफिकेशन में दी गई है. साथ ही साथ यूपीएससी ने यह भी पहली पैराग्राफ में लिख दिया है कि अगर आपका ई-एडमिट कार्ड आ गया, इसका तात्पर्य है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है एग्जाम दे पाओगे. वो प्रोविजनल होता है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको मैच करना पड़ेगा. इफ यू मैच दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देन ओनली यू विल बी एलिजिबल टू गिव दैट एग्जामिनेशन. हाउ टू अप्लाई? अब अप्लाई करना कैसे है, तो यूपीएससी ने कहा है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन यूजिंग दिस पर्टिकुलर वेबसाइट. ये जो वेबसाइट है upsconline.nic.in. तो जो पुराना खिलाड़ी है यूपीएससी का वो तो जानता है इस वेबसाइट को, है ना, इस वेबसाइट को जानता है. पर कुछ जो नए बच्चे हैं जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, कुछ नए एस्पिरेंट्स हैं, उनको ये बता दिया गया है इस नोटिफिकेशन के द्वारा, इस नोटिफिकेशन के थ्रू, दैट दिस इज अ वेबसाइट ऑन विच you can go and fill the form, that is upsconline.nic.in, and the applicant has to register himself or herself first at OTR platform. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म अवेलेबल ऑन द कमीशंस वेबसाइट. तो है क्या कि यूपीएससी ने एक OTR वेब प्लेटफॉर्म बनाया है. अभी वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म क्या है? इस प्लेटफॉर्म में आप अपना लॉगिन आईडी बनाते हैं और इसमें जो कंडीशंस हैं उसको फुलफिल करते हैं कि जो यूपीएससी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं या कुछ कंडीशंस हैं, बेसिक पैरामीटर्स हैं फिल करने के लिए, वो आप उसको फिल करते हैं. उसके बेसिस के ऊपर आप आगे परसू करते हैं या आपका डॉक्यूमेंट आगे परसू किया जाता है. ये ओटीआर, मैं हर एस्पिरेंट को जो ये वीडियो देख रहा है उसको ये बताना चाहूँगा कि इस ओटीआर को प्लीज़ ध्यान से फिल कीजिएगा, क्योंकि इस ओटीआर में आपने अपनी सारी डिटेल्स डालनी होती हैं. इस ओटीआर में जो रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं वो सारी आपने फिल करनी होती हैं. और साथ ही साथ अगर आप इसी के साथ मॉडिफिकेशन ऑफ ओटीआर की बात करते हैं या इस ओटीआर की बात करते हैं, इसमें एक चीज ध्यान से देखना कि यूपीएससी ने लिखा है ओटीआर हैज टू बी रजिस्टर्ड ओनली वंस इन लाइफ टाइम. एक बार पूरे जीवन में आपको यूपीएससी ओटीआर भरने का मौका दे रहा है. तो सर, अगर आप अच्छे एस्पिरेंट हैं, अगर आपका सपना है कि आपने इस यूपीएससी के इम्तिहान को क्रैक करना है, तो इस ओटीआर को प्लीज ध्यान से फिल कीजिएगा. तो ये ओटीआर भरने के बाद यूपीएससी कहता है कि आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं ओटीआर में. इट शैल बी अलाउड वंस इन द लाइफ टाइम एंड द चेंज इन द ओटीआर प्रोफाइल डाटा शैल बी अवेलेबल टिल एक्सपायरी ऑफ 7 days from the next date of the closure of application of his or for first final application examination. कि अगर 5 मार्च लास्ट डेट है, ओटीआर में चेंज करने की लास्ट डेट है 12 मार्च. इसके बाद आपको ओटीआर में चेंज करने का मौका ही नहीं दिया जाएगा.
और एक बार ही आप चेंज कर सकते हैं, इसलिए जो 2-3 घंटे का समय लगेगा इस OTR को फिल करने में वो दे दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि समय बर्बाद हो रहा है, समय वेस्ट हो रहा है। इतने पड़े हुए एफर्ट का, इतनी एफर्ट का जो आपने पढ़ाई पे लगाई है, उसका बेनिफिट ही क्या होगा अगर आप एग्जाम में फॉर्म ठीक से फिल नहीं कर पाए। एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूं कि हमारे एक मित्र हुआ करते थे, ठीक है, मित्र हुआ करते थे। पहला अटेम्प्ट जब उन्होंने दिया तो अनफॉर्चुनेटली वो अपना फॉर्म गलत फिल कर बैठे। उनके साथ हम गए थे, यूपीएससी ढौलपुर हाउस गए थे उस समय के ऊपर उनकी मदद करने के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली कुछ खास मदद हो नहीं पाई और पहला जो उनका अटेम्प्ट था या जब उन्होंने पहली बार एग्जाम देना था, वो फॉर्म गलत भरने के कारण वो पेपर दे ही नहीं पाए। तो प्लीज इस बात पे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस बात पे एम्फेसिस डाल रहा हूं कि फॉर्म ढंग से फिल करना। तो ये OTR ढंग से फिल करना, और इस OTR के बाद यूपीएससी ने ये लिखा है कि 12 मार्च तक आप OTR फिल कर सकते हैं। और कैंडिडेट जो है, कैंडिडेट शुड हैव द डिटेल्स ऑफ 1 फोटो ID कार्ड, सब कुछ जो है आपके पास होना चाहिए व्हाइल यू आर फिलिंग द फॉर्म। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, दिस फोटो ID कार्ड will be used for all future reference and the candidate is advised to carry this photo ID card while appearing for examination or personality test। कि अक्सर होता क्या है कि जब हम फॉर्म भरते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने आधार नंबर भर दिया, या हमने अपना पासपोर्ट नंबर भर दिया, या हमने वोटर कार्ड भर दिया, कुछ भी भर दिया हमने, और जब हम एग्जाम देने जाते हैं फॉर्म में हमने पासपोर्ट नंबर भरा या फॉर्म में हमने ड्राइविंग लाइसेंस हमने आधार नंबर भरा, एग्जाम देने जाते हैं हम सोचते हैं गाड़ी में जा रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है ले जाएंगे। यूपीएससी ने नोटिफिकेशन में स्पेसिफिकली लिखा है कि जो आप यहां भर रहे हो वही आप फोटो ID कार्ड साथ कैरी करोगे। सो इफ यू आर फिलिंग अ फॉर्म एंड यू आर राइटिंग और फिलिंग विद आधार कार्ड, देन व्हाइल यू आर गोइंग फॉर योर एग्जामिनेशन, be it prelims, be it mains or be it your personality test, you have to carry that particular photo ID card with you. So please mind that। and then the next is जो हमने बात करी 5 मार्च। अब यहां पे एक चीज है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस कैन बी फिल्ड अप टू 5 मार्च टिल 6 PM। पहले 12 बजे का समय होता था, अब 6 बजे का समय है। कि 6 बजे का समय है, वेट मत कीजिएगा, मैं पहले बोल चुका हूं कि 5:30 बजे आप बैठे हैं लैपटॉप खोल के कि अब भरेंगे फॉर्म। नहीं सर, कि आज कुछ लाइफ में तूफानी करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो समय है उस समय के ऊपर आप फॉर्म को फिल कीजिएगा। 6 बजे का आखिरी समय है फॉर्म भरने का। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, ये कहां से बीच में आ गया? ये बेसिकली MCQs की बात हो रही है कि जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन होगा, पेपर है, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। उसके बाद आ गया ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल। अब ये ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल क्या है कि फॉर एग्जांपल 26 मई को आपका प्रीलिम्स हो जाता है। तो जब आपका प्रीलिम्स होता है, उस प्रीलिम्स के बाद क्या है, उस प्रीलिम्स के बाद आपके पास ऑप्शन होती है कि अगर आप ये एग्जाम्पल देख रहे हैं, या अगर आप ये देखते हैं कि कुछ चीजें हैं, आपको लगता है कि 100 में से 2 सवाल जो हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम है, आपको लगता है क्वेश्चन गलत फ्रेम किया गया है, इसके ऑप्शंस में कोई गड़बड़ है, तो आपको 7 दिन का समय दिया जाता है। 7th डे फ्रॉम एग्जामिनेशन टिल 6 PM आपके पास ऑप्शन है कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाए, ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल के ऊपर जाएं और वहां पे यूपीएससी से रिक्वेस्ट करें कि सर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसके फ्रेमिंग में गड़बड़ है या इसके ऑप्शंस में गड़बड़ है, काइंडली इसको चेक किया जाए। यूपीएससी उसे चेक करेगा। अगर यूपीएससी को लगता है कि आपकी रिक्वेस्ट सही है तो यूपीएससी उसे एक्सेप्ट करेगा। अगर यूपीएससी को लगता है कि आपकी रिक्वेस्ट में गड़बड़ है तो यूपीएससी आपकी रिक्वेस्ट को निगलेक्ट भी कर सकता है। पर आप अपनी पिटीशन जो है यूपीएससी तक पहुंचा सकते हैं ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल के द्वारा। फैसिलिटेशन काउंटर फॉर द गाइडेंस, ये उन्होंने बता दिया कि अगर आपने यूपीएससी ढौलपुर हाउस जाना है तो गेट नंबर C है, फोन नंबर ये है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मोबाइल फोन्स आर बैंड, ये तो हम सबको पता है, कॉमन सेंस की बात है। पेपर में डिजिटल वॉच हो, मोबाइल फोन्स हो, कुछ आपके लिए अलाउड नहीं है। ठीक है, वॉच लेके जा सकते हो, सिंपल वॉच होती है, डिजिटल वॉच वगैरह आपको अलाउ नहीं किया जाता जिस भी तरह का आप एग्जाम देने जाते हैं। अब ये चीज जो है यूपीएससी ने नई ऐड की है, इसको हम ध्यान से देखते हैं। इंस्ट्रक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ अपलोडिंग फोटोग्राफ व्हाइल फिलिंग द ऑनलाइन फॉर्म। अब ध्यान से देखिएगा इस चीज को कि द फोटोग्राफ अपलोडेड बाय द कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 10 days ओल्ड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। कि आज है 14 फरवरी, 14 फरवरी है स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। 14 फरवरी से 10 दिन पहले तक की ही फोटो होनी चाहिए, मतलब 4 फरवरी के आसपास की फोटो होनी चाहिए, इससे पहले की फोटो नहीं हो सकती जो आप फॉर्म में फिल कर रहे हो। ठीक है, कई बच्चे होते हैं ना कि दिखते आजकल किसी और की तरह हैं, बचपन की फोटो लगा देते हैं कि कॉलेज में हम भैया सुंदर दिखते थे, आज हम कैसे दिखते हैं। तो ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है, यूपीएससी ने स्पेसिफिकली लिखा है, तभी मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था नोटिफिकेशन को ठीक से पढ़िएगा। Ensure that the name of the candidate and the date on which the photograph was taken are clearly mentioned on the photograph। कि अगर आपका ये फोटोग्राफ है तो इसमें आपका नाम और डेट जिस दिन फोटो खींची गई है वो मेंशन होना चाहिए। Candidate's face should occupy 3/4 of the space। कि 3/4 स्पेस, 3/4 स्पेस should be taken by the candidates
in the photograph. Candidates must ensure that their appearance must match with their photograph at each stage of the examination process, that is at the time of prelims, mains and personality test. कि भैया जिस तरह की फोटो खिंचवाओगे वैसा बन के रहना पड़ेगा. ऑब्वियसली थोड़ा मोटापा आ जाएगा, थोड़े पतले हो जाएगा, वो अलग सीन है. पर अगर बीएड में फोटो खिंचवाते हो तो बीएड में ही प्रीलिम्स दोगे, बीएड में ही मेंस दोगे, बीएड में ही पर्सनल टेस्ट के लिए जाओगे. अगर क्लीन शेव जाते हो तो क्लीन शेव ही प्रीलिम्स दोगे, क्लीन शेव ही मेंस दोगे, क्लीन शेव ही इंटरव्यू में जाओगे. ये यूपीएससी की नई चीज है जो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इस चीज को प्लीज ध्यान में रखिएगा फॉर्म भरते हुए, जो पॉइंट नंबर 9 है. उसके बाद उन्होंने बोला कि टाइम पे आइए. ऑब्वियसली बात है ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि टाइम पे आइए. अगर 9 बजे का पेपर है तो 8:30 तक पहुंचिए, 9:30 का पेपर है 9 बजे तक पहुंचिए. इससे लेट तो मत ही जाइए. अगर जा रहे हैं तो पेपर देने ही मत जाइए. उसके बाद ये दिया है कि कौन कौन सी पोजीशंस है, कौन कौन की पोस्ट्स हैं, ये सबको पता है. आईएएस आईपीएस वगैरह सब कुछ है. 40 वैकेंसीज हैं. 40 वैकेंसीज की बात की गई हैं जो आपकी पर्सन्स ऑफ डिसेबिलिटी के साथ है. पर टोटल वैकेंसीज कितनी है? टोटल वैकेंसीज हैं 1056. बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास इस बार, क्योंकि 1056 आपकी वैकेंसीज हैं. क्योंकि अगर हम इस चीज को देखें, अगर आप इस चीज को देखते हैं ये देखिए, ये 2014 से लेके अभी तक का डाटा है. 2014 लेके 2024 तक का डाटा है. तो 2024 तक के अगर हम डाटा में देखते हैं तो अब वैकेंसीज देखिए, 2015 से वैकेंसीज थोड़ी कम होती जा रही थी. 1129, 1079, 980, 780, 896, 796, 712, 861. लास्ट ईयर 1105, इस साल 1056. तो डाटा आप हिसाब लगाइए कि एक बार वैकेंसीज ज्यादा होती हैं, फिर धीरे धीरे कम होती जाती हैं. 23 में ज्यादा हुई, अब फिर कम होने लगी हैं. पर 1056 इज अ वंडरफुल नंबर जब आप वैकेंसीज की बात करने जाते हैं. 1056 इज अ वंडरफुल नंबर जब आप वैकेंसीज की बात करने जाते हैं. इसलिए ध्यान से अपना फॉर्म फिल कीजिएगा और ध्यान से पेपर दीजिएगा, क्योंकि 1056 वैकेंसीज कोई छोटे नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं है. अगर हम आगे देखते हैं तो यूपीएससी ने इसके अलावा बात की गई है वैकेंसी जो आपकी ये कि इसकी आईएएस में कितनी वैकेंसीज, कितना रिजर्वेशन मिलेगी, सब कुछ जो है वो यूपीएससी ने बताया है. अगर आप इन कैटेगरी से फॉल करते हैं प्लीज इसको देख लीजिएगा. कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी, सब कैटेगरीज, ये सारी बात यूपीएससी ने इस पर्टिकुलर अपनी नोटिफिकेशन में कर रखी है. ये है सेंटर्स और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. 80 सेंटर्स होते हैं टोटल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए. आपके सामने दिया हुआ 80 सेंटर्स होते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए. तो फॉर्म भर दीजिएगा टाइम पे अगर आप अपना मन चाहा सेंटर पाते हैं. क्योंकि अगर हम सेंटर एलोकेशन की बात करें तो यूपीएससी ने यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है that allotment of centers will be on the first apply first allot basis. कि फॉर एग्जाम्पल जैसे हम चंडीगढ़ में बैठे हैं, तो अगर हम चंडीगढ़ सेंटर चाहते हैं, हमारा कोई विद्यार्थी चंडीगढ़ सेंटर चाहता है, तो अगर वो जितनी जल्दी भर देगा तो उसको चंडीगढ़ में ले जाएगा. ठीक है, हो सकता है वो चंडीगढ़ भरे, फॉर्म भरे 1 मार्च को, चंडीगढ़ के जितने सेंटर्स हैं सारे अलॉट हो चुके हैं, तो उसको कोई और सेंटर मिल जाए. और कोई नहीं चाहेगा कि प्रीलिम्स के दिन जिस दिन इतना स्ट्रेस होता है, उसको गाड़ी लेकर, बस लेकर, ट्रेन लेकर या हवाई जहाज लेकर किसी और सिटी में जाना पड़ रहा है पेपर देने के लिए इतने स्ट्रेस में. इसलिए जितनी जल्दी हो सकता है अपना फॉर्म भरिए, आने वाले 2-3 दिन में फॉर्म भर के काम समाप्त कीजिए. ये यूपीएससी ने लिख दिया है. दूसरा यूपीएससी ने लिखा है कि प्लान ऑफ एग्जामिनेशन हम सबको पता है कि सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स है, मेंस है, फिर पर्सनैलिटी टेस्ट है. इसमें यूपीएससी ने लिखा है कि आपकी फीस कितनी है. जैसे हम सब जानते हैं कि जनरल की फीस कितनी है, एससी एसटी की फीस कितनी है, और यह भी लिखा है कि कौन कौन इंडिविजुअल जो है एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं. हम सब जानते हैं कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं, कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तिब्बतन रिफ्यूजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी बातें हम सब जानते हैं. इसके अलावा कैंडिडेट्स की एज है 21 साल की मिनिमम एज है. 21 साल कब तक? अगस्त 1, 2024. कि अगर आप अगस्त 1, 2024 से पहले 21 के हो चुके हैं, देन यू एलिजिबल टू गिव द एग्जाम और टेक द एग्जाम. एंड इफ द फाइनल एज इज 32nd, कि कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1992 एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2003. तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज. ऑब्वियसली ये जनरल का है. एससी एसटी का हम सब जानते हैं कि एज रिलैक्सेशन जो है वो एससी एसटी को, एक सर्विसमैन को और फिजिकली हैंडीकैप्स को दी गई है, जो आपके नोटिफिकेशन में आपके सामने है. ठीक है जी, ये बेसिक पॉइंट्स है नोटिफिकेशन के. अगर आप नोटिफिकेशन में और चीज देखते हैं कि यूपीएससी ने कहा है कि कम्युनिकेशन कैसे किया जाएगा. यूपीएससी ने कहा कि कम्युनिकेशन इन दिस रिगार्ड शुड कंटेन द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स: नेम ऑफ द ईयर एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन आईडी, रोल नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अगर हम बात करें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आपकी भैया ग्रेजुएशन हुई होनी चाहिए या फिर आपके पास ग्रेजुएशन के फाइनल स्टेज में हो. ठीक है, अब इसमें अगर आप इस पॉइंट को पढ़ते हैं तो यूपीएससी ने साफ लिखा हुआ है
कि अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल स्टेज में हैं तो आप प्रीलिम्स के समय पे आप प्रीलिम्स दे सकते हैं अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल स्टेज पे हैं, फाइनल ईयर में हैं। पर मेंस देने से पहले जब डैफ भरवाया जाएगा, जब आपसे डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाया जाता है, तो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाने के समय आपके हाथ में या तो कंप्लीट डिग्री या तो प्रोविजनल डिग्री होनी चाहिए। ठीक है जी, कि आप अगर आज प्रीलिम्स दे रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं, तो बहुत बढ़िया प्रीलिम्स दे सकते हैं 21 साल के अगर हैं तो। पर जब डैफ भरवाया जाएगा, अब हिसाब लगाइए, आजकल का समय तो यूपीएससी का ऐसा है कि अगर 26 मई को पेपर होता है तो आने वाले 3 हफ्ते के अंदर अंदर यूपीएससी रिजल्ट आउट कर देता है। उसके 1 हफ्ते बाद यूपीएससी डैफ की ओपनिंग कर देता है। तो जब आप डैफ भरते हैं तो उस समय आपके हाथ में या तो कंप्लीट डिग्री होनी चाहिए या तो आपके हाथ में प्रोविजनल डिग्री होनी चाहिए। ये यूपीएससी ने अपनी नोटिफिकेशन में साफ लिखा है, राइट। तो यूपीएससी की नोटिफिकेशन में आपके सामने लिखा गया है। ये सब चीजें वही लिखी हैं जो मैंने आपको आसान भाषा में बताई। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप सबको पता है, जनरल के 6 हैं, एससी एसटी के अनलिमिटेड हैं, ओबीसी के 9 हैं। ये सब जो है यूपीएससी ने इस चीज में लिखा हुआ है। एज रिस्ट्रिक्शन भी उन्होंने लिखी हुई है, रिस्ट्रिक्शंस कौन कौन एग्जाम नहीं दे सकता। कि फॉर एग्जांपल कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो आईएएस बन चुके हैं, जो आईएफएस बन चुके हैं, वो एग्जाम नहीं दे सकते। ठीक है, बाकी अगर आपकी सिलेक्शन भी हुई है तब भी आप एग्जाम दे सकते हो। और अगर आप आईपीएस हो तो आप रैंक इंप्रूवमेंट के लिए चाहते हैं, आप आईएएस बने, आईएफएस बने, तो आप पेपर दे सकते हैं। पर बशर्ता एक कंडीशन एक है, वो कंडीशन क्या है कि आप जो है दोबारा आईपीएस को कंडीशन या अपने उसमें नहीं भर सकते प्रेफरेंस में। तो ये रिस्ट्रिक्शन है जो बेसिक सी रिस्ट्रिक्शंस यूपीएससी ने दी गई हैं। तो ये सारी रिस्ट्रिक्शन जो है यूपीएससी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगी। आपके सामने अप्लाई करने का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है, ओटीआर भरने का क्राइटेरिया भी मैंने आपको बता दिया कि हाउ टू फिल द ओटीआर, राइट, हाउ टू फिल द ओटीआर, हाउ टू फिल द फॉर्म, हाउ टू फिल द ओटीआर, हाउ टू फिल द फॉर्म, ये सारी चीजें भी मैंने आपको बता दी हुई हैं। इसी के बाद अगर आप देखते हैं कैंडिडेट्स की, तो ये हमने बात करी। इसके बाद अगर आप नीचे जाते हैं तो आपको सारा का सारा फॉर्म मिल जाएगा कि क्या क्या आपका वो है, क्या कहते हैं उसे, सिलेबस है। कि सिलेबस आप सब जानते हैं कि सिलेबस कैसे हो सकता है, हम सब जानते हैं कि प्रीलिम्स है, मेंस है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आपका सारा नोटिफिकेशन में है। तो जो मोटी मोटी बात है फॉर्म फिल करने की, वो मैंने आपको बता दी है। इन डिटेल आपको यही चीज़ें पढ़ने की जरूरत है ना। नोटिफिकेशन का सिलेबस तो आप सब जानते हैं, तो सिलेबस में कुछ चेंज यूपीएससी ने नहीं किया है। बस 1-2 चीज़ें जो थी चेंज करने की वो मैंने आपको बता दी हैं। बाकी अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स हैं वो आप सर्टिफिकेट्स अलॉट करवा सकते हैं। और अगर आपको और किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमारे इंस्टीट्यूट आ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं और इंस्टीट्यूट में आके या कॉल करके आप बात कर सकते हैं किसी के साथ भी। मेरा नाम अनुज शर्मा है, आप मेरे से बात कर सकते हैं, किसी और फैकल्टी मेंबर से बात कर सकते हैं। आई होप जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो इस वीडियो से कुछ गेन किया हो। फॉर्म जल्दी जल्दी भर दीजिए। तैयारी के लिए जुड़िए रहिए राज मल्होत्रा आईएएस के साथ। मेरा नाम है अनुज शर्मा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।